हर खबर से करें सावधान, हर जुर्म से करें होशियार। न्यूज 1 by 1 अमित राणा। मैं अमित चौधरी राणा न्यूज 1 by 1 से इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही चर्चित समाज सेवी इंजीनियर अजय कुमार जी के साथ में। और सबसे पहले मैं आपको अजय जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि ऑलरेडी देश की सेवा करते हुए आए हैं। और आप जानते हैं कि फ़ौजियों का जो जज्बा होता है वो देश के लिए मर मिटने का होता है। तो फ़ौज से हटने के बाद भी अजय जी का जो एक जज्बा था समाज सेवा करने का, वो आज भी जस का तस बरकरार है। और इसी दिशा में निरंतर अजय जी समाज सेवा करते जा रहे हैं और लोगों के लिए कुछ नया करने की एक सोच रखते हैं, चाहत रखते हैं। जिस तरह का अभी आपने एक समय देखा है कोरोना का, उस कोरोना काल में भी अजय जी ने अपनी समाज सेवा को बरकरार रखा है। तो आइए रूबरू होते हैं इंजीनियर अजय कुमार जी से। नमस्कार सर। अमित जी नमस्कार, और सारे आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा आपने कहा, मैं फ़ौज में रहा, इंडियन नेवी में रहा और नेवल एविएशन में क्वालिटी एश्योरेंस में रहा। और वहाँ से आने के बाद क्योंकि हम लोगों को जो फ़ौजियों के खून में जी बस जाता है कि कुछ ना कुछ देश के लिए करना है, तो हम लोग लगातार जब से रिटायरमेंट लेके आए, हम लोगों का पूरा एक ग्रुप है। मैं राष्ट्रपूत सैनिक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। तो आज तक मैंने अपने यहाँ आने के बाद कम से कम 15-16 हज़ार के आसपास हमने पेड़ लगाए होंगे। बहुत सारे हम लोगों ने जो हमारे शहीद फौजी थे उनके परिवारों को बुला के सम्मानित भी किया है। बहुत सारे हमारे जो सैनिक बॉर्डर पे लड़ के आए, जिन्होंने अवार्ड जीता 71 के वार में, कारगिल में, ऑपरेशन पवन में, उन लोगों के को भी बुला के हमने सम्मानित किया है। और हर साल हम लोगों का फौजियों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। सर, जैसा कि इस कोरोना पीरियड में आपने देखा कि जनता के पास रोज़गार नहीं था, बहुत परेशान थी, खाने को नहीं था कहीं कहीं, और जो योजनाएं आ भी रही थी वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। और अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा है, मगर इसकी गति बहुत धीमे है। तो इस महामारी से बचाव के लिए, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए आप कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी जनता के लिए? आ, ऐसा कोई भी नहीं बचा होगा कोरोना में जिसका कोई जानने वाला दोस्त रिश्तेदार को उसने ना खोया हो। जी और जो बच गए हैं उनकी जो है आर्थिक मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके घर का सारा पैसा इलाज में चला गया। हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको देखने के बाद अब मैंने देखा तो बड़ा दुख हुआ। और 80,000 रुपये तक ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे। तो हमने फिर सोचा कि कैसे हम लोगों को घर में रहते हुए एक दूसरे की सहायता करें। तो हमने 5 ग्रुप बना दिए थे कोरोना के ऊपर। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और जो ज़रूरतमंद होता था पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक दूसरे से कांटेक्ट होता था। कोई कहता था मेरे को दवा चाहिए, तो जिसके पास उस शहर में जो चीज़ अवेलेबल होती थी वो अवेलेबल कराता था। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में उस 5 व्हाट्सएप ग्रुप ने बहुत सहायता की है। और उसके बाद मैंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के रखे हैं, जो कि अगर अब किसी के साथ कुछ होता है तो मैं उनको फ्री में दे पाऊँ। और कोरोना का जैसा हमें मालूम है कि इसकी कोई दवा नहीं है, तो जब दवा नहीं है तो हमें टीकाकरण कराना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आलसी हैं, कौन निकल के जाए, कैसे जाए, और मोटिवेटेड नहीं है। तो उनको मोटिवेशन के लिए हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं। आलमबाग चौराहे पे भी एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा है। उसके बाद ई रिक्शा हमने निःशुल्क चलवाया है। जी ई रिक्शे में हमारा जो निःशुल्क है, कोई भी हमारे क्षेत्रवासी उस रिक्शे से जाके टीका लगवा सकता है। जो आलस करते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, पैदल कौन जाएगा, या घर में बड़े बूढ़े हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो हमने उनके लिए ई रिक्शा, जो फ्री वाहन है, कोरोना का टीकाकरण के लिए कोई भी जाता है तो उस वहाँ पे जाके टीका लगवा ले। तो ये एक कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में हमें अपने नागरिकों को बचाना है तो उनका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। ये सरकार भी नहीं कर रही है कि किसी को वाहन दे।
जब वहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अभी तक इस तरह के कोई कार्य उन्होंने नहीं किया कि हम लोगों को घर से ले जाके टीका लगवाएं। लेकिन मेरे को लगा कि ये बहुत ज़रूरी है अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए, तो मैंने ई रिक्शा चलवाए हैं और अभी और रिक्शे चलेंगे। तो जैसा कि अजय जी ने बताया कि इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ई रिक्शे जो हैं वो मुहैया करा रखे हैं, क्योंकि ये सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास या तो कोई साधन नहीं है वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने का, या आलस्यवश वो जाते नहीं हैं, बट उनकी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अजय जी ने ई रिक्शे चलवाए हैं, और लोगों से मेरा आग्रह है अजय जी की तरफ से और न्यूज़ 1 by 1 की तरफ से कि इस योजना का, अजय जी द्वारा चलाए जा रहे इस कैंपेन का लाभ उठाएं और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें वैक्सीन लगवाकर। अजय सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि क्षेत्र में लोगों की, जो हम लोग जब किसी कैंपेनिंग में निकलते हैं तो वहाँ पर कुछ एक आम समस्याएं हैं, जैसे कि राशन की समस्या हो गई कि लोगों को राशन पूरा नहीं मिल रहा है, या जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि अमृत योजना के कार्य चल रहे हैं, तो वहाँ पर सड़कें और गलियाँ जो हैं वो खोद दी गई हैं और उन्हें उसी तरह से पाट दिया गया है, जिससे कि जलभराव की समस्या भी हो रही है और लोग जो हैं वो खासा चोटिल भी हो रहे हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा प्रयास जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से? मैं क्षेत्र में निकला तो वहाँ पे मैंने देखा कि अमृत योजना के तहत खुदाई हो गई है, 1.5 साल 2 साल हो गए हैं। और मैंने क्षेत्रवासियों से बात भी की तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को निकलने नहीं देते क्योंकि गड्ढे खुदे हैं, उसमें पानी भर जाता है और उसमें डर के मारे लोग बच्चे खेलने तक नहीं जा पा रहे हैं। आज देखा जाए तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वहाँ के सभासद हों, चाहे विधायक हों, इन लोगों को इस पे कार्य करना चाहिए था, लेकिन वो कार्य हो नहीं रहे हैं। तो अब जब हम क्षेत्र में निकले हैं और जैसे अभी बरसात हुई है, तो वहाँ का जल भराव ये सब देखते हुए जो भी हमारे उससे संबंधित अधिकारी होंगे, उनको उनके पास जाके मैं मिलूँगा, उनको पत्र भी दूंगा कि इन सबको, हमारे जो क्षेत्रवासियों की छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, अभी मैंने देखा एक जगह वो लोग डेली सवेरे पानी भर जाता है और लोग चल नहीं पाते, पैदल नहीं निकल पाते अपने घरों से। वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम अपने घर को बेचना चाहते हैं। तो लखनऊ जैसे नगर में, कैंट जैसा इलाके में अगर इस तरह की समस्याएं हैं, ये लानत है हमारी सरकार पे। और इन सब समस्याओं को मैं उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। और जिस तरह से कई जगह बोला गया कि राशन कम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा और उसके लिए मैं क्षेत्र में निकल रहा हूँ। सर, जैसा कि अभी इसके पहले जो जिला पंचायत सदस्य के जो इलेक्शंस हुए थे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को दोषी मानते हैं कि इनकी वजह से ना जाने कितने शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई, और जो कोरोना महामारी है उसने एक भयानक रूप लिया। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो सबके हैं, वो एक पार्टी के नहीं होते। और हमारे मुख्यमंत्री वो भी सबके हैं। अगर हमारा मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव कराने जाते हैं और प्रचार मंत्री बनते हैं, और जब यहाँ पे उनकी ज़रूरत थी यहाँ पे हमारे प्रदेश में कोरोना से बचाने के लिए, तो वो वहाँ प्रचार मंत्री बने हुए थे। जब कहा गया कि आप इलेक्शन रोक दीजिए पंचायत के, तब उन्होंने नहीं किया। उसमें बहुत लोग मरे हैं, 1500 के आसपास तो हमारे टीचर मर गए और कितने कर्मचारी मर गए। और हर घर से आप देखेंगे को किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। वो इसलिए हुई, अपना कोई ना कोई खोया है। और क्यों खोया है? क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे, जब पहली लहर में बाहर से आए थे, तो गांव में प्रधान की जिम्मेदारी थी कि वो उनको बाग में या कहीं पे आइसोलेशन करे। लेकिन इस बार बाहर से लोग आए, एक दूसरे से मिल लिए, दारू मुर्गा खाने लगे जाके प्रधानी इलेक्शन में। और सब बाहर से जो लोग आए थे, चाहे वो हम मुंबई की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, और उनको कोरोना था और उन्होंने कोरोना को फैलाया। इस इलेक्शन की वजह से हमारी बहुत सारी जानें गई हैं। तो हमारे नागरिकों को ये बात ज़रूर याद रहेगी। और इसीलिए आप देखिएगा, इस बार हमको नहीं लगता कि ये सरकार आएगी, क्योंकि जिनके घरों से लोगों ने अपने को खोया है, वो ये चीज़ भूलेगा नहीं। और जैसा कि सर अभी आपने किसानों का भी देखा कि किस तरह से किसान आंदोलन पर थे, सिर्फ अपनी ज़मीनी हक को मांगने के लिए कि उनकी ज़मीन है, उनका राइट है, उनका अनाज है, उनकी मेहनत है। और जिस तरह से अभी किसानों के साथ जो कुछ भी दिल्ली के अंदर हुआ है, तो किसान भाइयों के लिए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है,
तो इस दिशा में आपकी संस्था अगर कोई प्रयास कर रही है तो कृपया रोशनी डालें। देखिए, हम सबसे बड़ा मुद्दा 3 बिलों का है। एक मुद्दा है मंडियों का। सरकार कहती है कि मंडियां अगर हट जाती हैं तो वो किसान अपने वाजिब दामों में बाहर बेच लेगा, डायरेक्ट सेल करेगा। लेकिन जब एमएसपी गवर्नमेंट की है, उसके बावजूद उसको बहुत सस्ते में अपने अनाज को बेचना पड़ता है। जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, जब प्राइवेट वाले आ जाएंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं। तो और एमएसपी पे हमारी गवर्नमेंट कोई भी कानून नहीं बनाना चाहती। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। वो कह रहे हैं हम कानून नहीं बनाएंगे। हम कहते हैं आप कानून बनाइए, आप डायनेमिक एमएसपी रख दीजिए। जिस तरह से हवाई जहाज़ का किराया डायनेमिक होता है, ट्रेन का किराया डायनेमिक होता है, आप हर फसल का प्रति एकड़ आप वैल्यू निकालिए कि हमारा कितने में क्या कहते हैं इसमें खाद लगी, कितना बिजली लगा, कितना पानी लगा, कितना डीजल लगा, कितनी मेहनत लगी। आप वो कॉस्ट निकालने के बाद मान लीजिए वो 10 रुपये आती है तो उसका 1.5 गुना करके 15 रुपये उसका फिक्स कर दीजिए, और उससे नीचे कोई भी खरीदे उसका कानून बना दीजिए कि उसको जेल भेज देंगे। तो उससे हमारे किसानों का भला होगा। सरकार चाहती नहीं कि हमारे किसानों को भला हो। एक तो मंडी और एमएसपी पे बात आ रही है। दूसरी बात आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, जो दूसरे कानून में जो जिससे हमारे देशवासियों को नुकसान होना है। तो जो हमारे किसान हैं हमारे देश में, अगर देखा जाए तो लगभग हम लोगों का करीब इससे जो अफेक्टेड होंगे, हमारे करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं, परिवार, पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। जो मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो हो गया जाके लगभग 14.5% के आसपास करोड़ के आसपास किसान हैं जिनके जो अधिया पे काम करते हैं, बटाई पे वो लेते हैं। और उसके बाद वो जो लोग हैं बटाई पे काम लेते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो वो खेत चले जाएंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन हाउसेस को, जैसे अडानी अंबानी। तो हमारे यहाँ जो 60 करोड़ लोग जो बटाई पे काम करते हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, और जब बेरोज़गार होंगे तो हमारे यहाँ क्राइम बढ़ेगा। इसी तरह से लगभग 25 करोड़ लोग हैं जो छोटे किसान वाले हैं। उनके घर में वो लोग खेती करते हैं, 2 बीघा 4 बीघा है, साल भर का पूरे वर्ष का खाना उनका हो जाता है उससे, और 2-3 लोग बाहर दिल्ली बम्बई चले जाते हैं, तो उनके घर का खर्चा चलता है। लेकिन घर के मुखिया ने अगर वो छोटे छोटे जो किसान हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे दिया तो मुखिया करेगा क्या? वो तो जाएगा दारू पी लेगा 1 दिन में, 2 दिन में, और ख़त्म कर देगा, और पूरा परिवार जो साल भर का अनाज होता था वो वहाँ पे भूखे मरेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। जो तीसरा कानून है वो भंडारण को लेके है। गवर्नमेंट सोचती है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रही है। उसने उस प्राइवेट कंपनियों को वो कितना भी भंडारण कर सकते हैं वो कंट्रोल हटा दिया है। और जब वो भंडारण करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई कानून नहीं लगा सकती जब तक हमारी फसल का दाम दोगुना ना हो जाए, वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये महंगाई बढ़ाने महंगाई को आमंत्रित कर रहे हैं, और ये महंगाई के लिए एक आमंत्रण है जो प्राइवेट कंपनियों को भंडारण की सुविधा दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे एफसीआई गोडाउन जो हमको एमएसपी पे खरीद के हमें रखना पड़ता था, भंडारण करना पड़ता, वो ना करना पड़े। आज हमारे लोगों को फ्री में अनाज इसलिए मिल रहा है कि एफसीआई के गोडाउन में सरकार ने एमएसपी पे खरीद कर अनाज रखा है। कल प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो गवर्नमेंट डबल पैसे में अनाज खरीदेगी, जो कि हमारे टैक्स वालों का पैसा है, और उस टैक्स के पैसे से हमारे देश की 135 करोड़ लोगों पे फ़र्क पड़ने वाला है। ये तीनों कानून किसान पे फ़र्क नहीं डाल रहे हैं। जो बेरोज़गार हो रहे हैं बटाई वाले, वो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, छोटे किसान और बटाईदार मिला के। हर आदमी को अनाज महंगा मिलेगा तो हर आदमी उसमें अफेक्टेड है। तो ये जब सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं तो ये केवल किसानों को मुद्दा ना हो के ये पूरे देशवासियों का मुद्दा है। और हमारी जो सरकार है लोगों को जय श्री राम और केवल भारत माता की जय में उलझा के रखना चाहती है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जहाँ से हमको खाना आना है, जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो चुका है, खाने का तेल 200 रुपये हो गया है, वहाँ से हटाना चाहती है। हमें धर्म का चश्मा और भारत माता की जय का चश्मा पहना दिया है, और उससे आगे सोचने पे मजबूर कर रही है। जबकि उसने यहाँ पे जितनी सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, आईओसी है, एलआईसी है, सबको बेच डाल रही है, रेलवे है। उसके बेचने से क्या होगा कि जो हमारी सरकारी कंपनियां छोटी मोटी बची हैं
वहाँ संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं। जब संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं 9,000 10,000 में, हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 9,000 10,000 में वो क्या शादी कर पाएंगे? क्या वो राशन चला पाएंगे अपने घर का? या वो मकान बना पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सरकार आपको केवल इतना देने जा रही है कि आप केवल दाल रोटी खाइए, उसके ऊपर दिमाग मत लगाइए, क्योंकि संविदा पे सबको नौकरी रख देगी। बड़े बड़े और हॉस्पिटल वो भी फिक्स नहीं है, जब चाहे आपको हटाया जा सकता हर है। साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस पे कोई, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई हम विरोधी पार्टियां बात नहीं कर रही, और हमारी सत्ता पक्ष ने सीधे सीधे कभी मथुरा में मंदिर, कभी राम मंदिर, कभी इस पे करके हम लोगों को भरमाने का काम कर रही है कि हमारे नागरिकों का ध्यान इन मुद्दों से हट जाए और उसके बाद केवल ये भगवान के नाम पे वोट लेते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि अजय जी के विचार आपने सुने कि ये कुछ एक निजी घरानों को लाभ पहुंचाने की राजनीति है, और हर एक चीज़ का जब निजीकरण हो जाएगा तो सरकार का कोई मतलब नहीं बचता है, जब सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से ही हैंडल करी जाएंगी। और सरकार का भी उसमें ऑप्शन है कि लोग उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कर पाते। मगर सरकार अपने ढिलमुल रवैये की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती कि जो कार्य प्राइवेट निजीकरण के थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू वो करवाना चाहती है, वही शक्ति, वही रूल्स वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी लागू कर सकती है। लेकिन सरकार का पूरा ध्यान है कुछ एक घरों को, कुछ एक निजी घरानों को लाभ पहुंचाने का। जिस तरह से कंटेनर बनाए गए इस बिल के पास होने के पहले ही, तो जब जो आपके निजी घराने हैं जब वो अनाज का भंडारण कर लेंगे तो फिर अपने मन माफिक हिसाब से वो अनाज का रेट लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे, जिसकी कीमत हमें, आपको, आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। और एक तरफ जो हमारे देश का किसान है, दिन रात अन्नदाता है, पसीना बहाता है, वो अपना अनाज लिए हुए खड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना अनाज होगा कि उन्हें उनसे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो परचेज करेंगे भी तो अपने मनमाने दामों पर, और मनमाने दामों पर ही बेचेंगे। तो ये तो था मुद्दा इन 3 बिलों का, जिस पर अजय जी ने बहुत ही गहराई से रोशनी डाली है। अजय जी, जिस तरह से आप समाज की सेवा कर रहे हैं और बड़ा बेबाक बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको जनता के बीच आना चाहिए, आपको उनका प्रतिनिधि बन के आना चाहिए, और जो कार्य आप कर रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से करना चाहिए? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे ही नहीं, हर पढ़े लिखे आदमी को जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए, आना चाहिए। जनता को हमें जागरूक करना है कि आप, आस्था का विषय हमारा मंदिर है, मैं भी हिंदू, मेरे घर में मंदिर है, मैं सबसे इन लोगों से जोर से ज़्यादा श्री राम बोल सकता हूँ, जय श्री राम बोल सकता हूँ। भारत माता की जय, फौजी से अच्छा कौन बोल पाएगा। लेकिन हम महंगाई के मुद्दे, बाकी जो मुद्दे हैं, इस पे बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें इससे जागरूक करना है। और जनता से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो आपके पढ़े लिखे कैंडिडेट हों, क्योंकि हम कब तक कोसते रहेंगे कि खराब है, ये गुंडा था, इसको चुन लिया गया। ये जनता चुनती है, ये जनता की जिम्मेदारी है, वो किसी पार्टी का हो। अगर वो पढ़ा लिखा आदमी आएगा, सुलझा हुआ आदमी आएगा, तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो सभासद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो, सांसद हो, अगर उसकी निधि जो मिलती है पूरा पैसा वो क्षेत्र में खर्च कर दे, तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन वो वही करेगा जो पैसा कमाने के नाम पे इलेक्शन ना लड़े, और जो अच्छा हो, जो काम करने वाला हो, उसको अगर आप लोग चुनेंगे तो एक बार आप अपने क्षेत्र को चमका सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने भी अजय जी के विचारों को सुना, और बहुत ही बेहतर चीज़ अजय जी ने कही है कि जो भी हमारा प्रतिनिधि हो, और हर एक को जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, तो कम से कम उसके पास एक शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि जब वो शिक्षित होगा तभी आपके जो दर्द हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उस पर रोशनी डाल सकेगा और आपके लिए कार्य कर सकेगा। और न्यूज़ 1 बाई 1 की तरफ से अजय जी को उनके इन कार्यों के लिए, सराहनीय कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। न्यूज़ 1 बाई 1 से अमित चौधरी, राना की रिपोर्ट।